हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में सीटेट का 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर जब हम बाल साहित्य या जो कविताएं हैं, कहानियों की जो बुक्स जब उसको प्रिंट करते हैं या जब उसको चुनते हैं तो उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण क्या देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रंगीन चित्र, दूसरा ऑप्शन है सार्थक पुनरावृत्ति, तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्तता, चौथा ऑप्शन है केवल चित्रात्मकता। तो हम क्या देखते हैं, रंगीन चित्र, मतलब कि उसमें सिर्फ रंगीन चित्र हो अच्छे अच्छे और कुछ उसमें अच्छी बातें ना हो, ये तो हम नहीं देखते। क्या है सार्थक पुनरावृत्ति। सार्थक पुनरावृत्ति मतलब उसको मतलब अच्छे तरीके से उस बात को रिवाइज किया गया हो और वो अच्छे से बच्चों को समझ में आने लायक हो। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, संक्षिप्तता, मतलब वो छोटा हो, मतलब बच्चों को अगर आप संक्षेप में कोई बात कह देंगे तो बच्चों को उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। केवल चित्रात्मकता मतलब सिर्फ चित्र हो उसमें, तो ऐसा भी नहीं है। हम क्या देखते हैं कि सार्थक हो, मतलब चीजें जो क्या हो वो अच्छी हो, जो बच्चों के लायक हो और बार बार तो उन चीजों को इस तरह से ढंग से मतलब उनको पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिवाइज किया गया हो ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझ में आने लायक हो, वो अच्छे से एक चीज को दूसरे से कनेक्ट करके दर्शाया गया हो। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा एक है, मतलब आपको बताना है भाषा एक क्या है। पहला ऑप्शन है जटिल प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है समस्यात्मक वस्तु, तीसरा ऑप्शन है तार्किक व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है नियमबद्ध व्यवस्था। तो भाषा एक क्या है, जटिल प्रक्रिया। अगर जटिल प्रक्रिया होती तो बहुत से लोग उसको समझने में या बोलने में उनको प्रॉब्लम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा को हम सभी बोल लेते हैं आराम से, और इवन जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बोल लेते हैं। समस्यात्मक वस्तु है, नहीं समस्यात्मक वस्तु भी नहीं है। तार्किक व्यवस्था है, मतलब लॉजिक पे आधारित है। अगर लॉजिक पे आधारित होती तो जो बच्चे हैं वो इतनी उनमें तार्किकता भी डेवलप नहीं होती 1-2 साल के बच्चों में, लेकिन तभी वो बोल लेते हैं, तो ये भी नहीं है। नियमबद्ध व्यवस्था, हाँ भाषा एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है, उसमें ग्रामर भी लगता है। उसमें आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना खाना खाती हूँ मैं, मतलब मैं खाती हूँ खाना है, खाती हूँ खाना, ऐसे तो नहीं बोलते हम, मैं खाना खाती हूँ बोलते हैं। या ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, दो मुझे पानी दो बोलते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है कि एक प्रॉपर एक नियम है, उसी के आधार पे हम बोलते हैं ताकि वो हमें समझ में आने लायक हो। ये नियम क्यों बनाए गए हैं, ताकि इसमें इसको समझ में आया जा सके, आ सके और सब लोग एक ही तरह से बोले। ऐसा ना हो कि कोई इधर है लगा रहा है, कोई उधर सब्जेक्ट लगा रहा है, कोई इधर वर्ब लगा रहा है, तो इस तरह से होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3 की हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। मतलब आपको बताना है कि क्लास 3 में एक पाठ्य पुस्तक में एक अभ्यास दिया गया, कोई चैप्टर है हिंदी में, उसमें बच्चों से कहा जा रहा है कि आप औजारों के नाम ढूंढ कर मतलब उनके नाम लिखिए। तो ये किस बात का उदाहरण है, मतलब इस तरह से औजारों के नाम पूछना बच्चों से, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, दूसरा ऑप्शन है अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, चौथा ऑप्शन है विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। तो ये किसका उदाहरण है कि मतलब बच्चे क्या करें कि औजारों के नाम खोजकर मतलब लिखें, उन औजार जो दिए गए हैं उनके नाम खोजकर लिखें। बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का मतलब उनको सर्वज्ञाता बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, सिर्फ औजारों के नाम लिखने से वो व्यवसायों से परिचित नहीं हो जाएंगे, तो ये भी नहीं सही है। तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। तो संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का कि पूरी पाठ्यचर्या में क्या है, ये भाषा को बताना है। मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि अलग अलग औजारों को किस नाम से भाषा में जानते हैं, ये बताना है हमारा उद्देश्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय, मतलब विषयों से की जो शब्दावली है उससे सिर्फ परिचय, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। यह प्रश्न मतलब कि आप एक शब्द, एक जो है क्या है, एक अक्षर है, मतलब एक सेंटेंस दिया गया है, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। इसमें क्या है, ये कतई जो है वो आपको बताना है कि इस शब्द का मतलब है। तो ये प्रश्न है, किस तरह का प्रश्न है ये आपको बताना है। मतलब एक बच्चे से पूछा गया कि मुझे बैगनी रंग कतई पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो इसमें जो कतई है, ये वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। बच्चे से इसका मतलब पूछा गया। अब आपको बताना है कि ये प्रश्न किस तरह का प्रश्न है जो बच्चों से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा, बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन है, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो ये बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें कठिन होगी वो हम बच्चों से नहीं पूछेंगे। हम बच्चों को क्या करेंगे, उसको समझाएंगे, फिर उससे पूछेंगे। बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इजी इजी चीजें ही हमें बच्चों से पूछनी चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। हाँ, संदर्भ में किस तरह से हम कोई शब्द यूज करते हैं, ये इसका उदाहरण है कि मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे बैगनी रंग नहीं पसंद है। ये इसका एक शब्द और संदर्भ में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई है। मतलब आपको बताना है हमारे देश की विविधता, यहाँ पे क्या रहेगा, विविधता हमारा एक भाषाई क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा साहित्यिक चुनौती। दूसरा ऑप्शन है भाषिक संबल। तीसरा ऑप्शन है भौगोलिक विस्तार। चौथा ऑप्शन है भाषिक हथियार। तो ये क्या है, ये आपको बनाना है। हमारे देश की साहित्यिक चुनौती, मतलब साहित्यिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है, चुनौती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कह रहा है हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। हाँ, ये कि जो हमारे देश में भाषाई विविधता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, ये क्या है, हमारे लिए एक भाषाई संबल का काम करता है। इससे क्या होता है कि सबको अलग अलग भाषाएं जानने का मौका मिलता है। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक भाषाई संबल का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ही होना चाहिए। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर हमें शिक्षा का माध्यम क्या रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है मातृभाषा। दूसरा ऑप्शन है हिंदी। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी। चौथा ऑप्शन है विदेशी भाषा। तो हम सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पे कौन सी भाषा रखनी चाहिए? मातृभाषा। जो एनसीएफ है वो भी क्या कहता है कि हमें बच्चों को मातृभाषा में ही, जो प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, जो बच्चे, ताकि बच्चे जो है उससे अच्छे से सीख सके। क्योंकि बच्चा भाई अपने घर में जो बोलता है वो उसकी मातृभाषा होती है, जो उसकी पहली लैंग्वेज होती है। अब अगर आप बच्चे को ले आके किसी और दूसरी लैंग्वेज में बताने लगेंगे तो उसको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो क्या है कि हम उसको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में समझाएं, फिर धीरे धीरे हम उसको दूसरी भाषा के बारे में बताएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। जो मतलब विभिन्न प्रकार की जो हम शिक्षण सामग्रियों का, टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं, ये शिक्षा प्रक्रिया को कैसा बनाती है, ये आपको बताना है। मतलब कि जो अलग अलग टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, उसकी वजह से शिक्षा जो है वो, जो सीखने की सिखाने की प्रक्रिया वो कैसी बन जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा सरल। दूसरा ऑप्शन है रोचक। तीसरा ऑप्शन है समावेशी। चौथा ऑप्शन है जटिल। तो सरल, हाँ सरल हम कर देते हैं, हम क्या करते हैं, चीजों को सरल बनाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। रोचक, हाँ रोचक भी बन जाती है, लेकिन सबसे हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो कौन सा? समावेशी। हाँ, जो हम अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होती है, जो हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो समावेशी बन जाती है। क्यों हमें इसकी आवश्यकता है? क्योंकि हमारी क्लास में अलग अलग नीड्स के बच्चे होते हैं, अलग अलग फिजिकल जैसे चैलेंजेस से को फेस करने वाले बच्चे होते हैं। मतलब बहुत बहुत बच्चे होंगे कि जो शारीरिक रूप से अक्षम होंगे, या हो सकता है वो आंख से नहीं देख पाते होंगे, वो पैरों से चलने में अक्षम होंगे, या उनको कम सुनाई देता होगा, या अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले बच्चे भी हो सकते हैं।
अलग अलग सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, इसलिए हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम समावेशन हमारा जो उद्देश्य है हम उसको पूर्ण कर सके, मतलब सभी बच्चे के लिए एक अच्छी, सब बच्चों को इस तरह से समझ में आए, हमें इस तरह की टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, अलग अलग टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है, जिसमें बच्चा या राइटर कोई भी अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकता है। पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा, तीसरा ऑप्शन है डायरी, चौथा ऑप्शन है एकांकी। तो जीवनी में क्या होता है कि आप किसी की भी जीवनी के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो उसके जीवन में जो घटी घटनाएं हैं आप उन्हीं को लिखेंगे। और तो ये क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा आपको बोलने की या अभिव्यक्त करने की ज़्यादा आपको छूट नहीं रहती। दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा। आत्मकथा में क्या होता है कि आप अपनी खुद की आत्मकथा लिखते हैं, मतलब अपने बारे में लिखते हैं, तो उसमें भी जो होगा वही आप लिखेंगे। डायरी में हम रोज के दैनिक डायरी लिखते हैं या कुछ भी किसी के बारे में भी हम लिखते हैं, तो वो भी बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन एकांकी जो होता है वो किसी के बारे में पूरा डिटेल होता है, या आप अलग अलग सब्जेक्ट्स भी चुन सकते हैं। इसमें आप कई तरह की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान है तो उसकी सिर्फ जीवनी लिखेंगे या आत्मकथा सिर्फ लिखेंगे या डायरी लिखेंगे, इसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मतलब आपको बताना है कि अगर आपको प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनमें अगर लिखने के कौशल का विकास करना है तो आप इनमें से किस टेक्निक का उपयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा लिपि ज्ञान और वर्तनी, दूसरा ऑप्शन है रेखांकन शब्द लेखन, तीसरा ऑप्शन है रेखांकन चित्रांकन, चौथा ऑप्शन है वर्तनी ज्ञान और वाक्य लेखन। तो इससे किससे हमको मदद होगी, जिससे बच्चे की लिखने का जो कौशल है वो उसकी राइटिंग अच्छी हो, वो लिखना सीख सके। लिपि ज्ञान और वर्तनी से नहीं, मतलब लिपि ज्ञान मतलब उसको क ख ग घ ये सिखाइए और उसको बोलना सिखाइए, तो इससे नहीं होगा। रेखांकन शब्द लेखन मतलब उसको रेखांकन मतलब चित्र खींचना सिखाइए और फिर शब्द लिखना सिखाइए, तो इससे भी नहीं होगा। रेखांकन चित्रांकन, हाँ रेखाएं खींचे वो और फिर चित्रों को बनाने, इससे क्या होगा, उसकी जो उंगलियां हैं उस पर उसकी पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे हमें बच्चों को लिखना सिखाना होता है, उनको पेन पकड़ना सिखाना होता है, कैसे पेंसिल को पकड़ना है, किस तरह से लिखना है, अक्षर कैसे बनाना है। तो क्या इससे क्या है कि बच्चे उल्टी सीधी लाइनें बनाए या चित्र बनाए, तो उससे क्या होगा, उनकी पकड़ मजबूत होगी पेंसिल पे, तो और अच्छा वो लिख पाएंगे। तो ये तुम्हारा सही राइट आंसर हो गया। चौथा क्या कह रहा है, वर्तनी ज्ञान और वाक्य लेखन। मतलब वर्तनी ज्ञान अभी बच्चों को हमें क्या लिखने का कौशल स्टार्ट करना है। अभी प्राथमिक स्तर पर बच्चों की स्टार्टिंग होती है लिखने की, तो अभी हमें लिखना उनको सिखाना है, ना कि वर्तनी ज्ञान और वाक्य लेखन के बारे में सोचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों को का अवसर देता है, मतलब कि अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी नदी है उसके किनारे क्या क्या होता है, आपने ये बच्चे से पूछा, तो ये जो सवाल पूछा ये बच्चों को किसका अवसर प्रदान करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा अपनी नदियों की जानकारी देने, दूसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों को साझा करने, तीसरा ऑप्शन है अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, चौथा ऑप्शन है विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारी परिचित, जहाँ जिस नदी के किनारे तुम जाते हो या जिसके बारे में जानते हो उसके किनारे क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, अपनी नदियों की जानकारी देना, मतलब जो भी उसकी नदियां हैं उसके बारे में जानकारी देना उसका उद्देश्य है, इस सवाल का उद्देश्य है नहीं। अपने अनुभवों को साझा करने, हाँ ये बच्चों को मौका देता है कि वो अपने अनुभवों को साझा कर सके, कि उन्होंने वहाँ पे क्या फील किया है। वो जाते होंगे, जाहिर सी बात है जब उनकी परिचित नदी है तो वो कभी ना कभी वहाँ पे गए होंगे, तो वहाँ के उनके जो भी अनुभव है वो उसको साझा करेंगे। तो हम उन्हें क्या करने का मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को अभिव्यक्त करने का उनको हम मौका प्रदान कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, मतलब सिर्फ क्या क्या होता है इससे वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में
कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। विभिन्न नदियों के नाम बताने से भी नहीं, क्योंकि हमने तो बस उससे उसकी परिचित नदी के बारे में पूछा है, एक या दो के बारे में जानता होगा और बहुत सी नदियों के बारे में तो नहीं जानता होगा बच्चा अभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन जो क्षमता है इसके बारे में किसने किसने बात की है। पहला ऑप्शन है हमारा स्किनर, दूसरा ऑप्शन है हमारा पियाजे, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की, चौथा ऑप्शन है वाइगोवस्की। तो आपको बताना है कि भाषा अर्जन के बारे में किसने बात की है। तो इसकी किसने बात की है? हम सबको पता है कि चॉम्स्की ने इसकी बात की है। भाषा अर्जन के बारे में किसने बात की है? चॉम्स्की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह से ग्रस्त है। मतलब कि एक मोना नाम की लड़की है जो दूसरी क्लास में मतलब पढ़ती है और वो पढ़ते समय क्या करती है? अटक जाती है। तो आपको बताना है कि वो उसमें कौन सा विकार हो सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा डिस्ग्राफिया, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, चौथा ऑप्शन है अफीजिया। तो डिस्ग्राफिया कौन सी? इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है? वो लिखने में उनको दिक्कत होती है। तो दूसरा है क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या जैसे जो रीड, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 6 पढ़ा है तो उसको 6 लिखा है तो 9 पढ़ लेंगे, 100 पढ़ा है, 100 लिखा हुआ है तो वॉस पढ़ लेंगे। मतलब वो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है? डिसलेक्सिया है। और तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? डिसकैल्कुलिया। मतलब इसमें बच्चों को जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसमें उनको प्रॉब्लम आती है। और अफेजिया क्या होता है? अफेजिया में होता है कि जो बच्चा है वो जो सुनता है उसको कॉम्प्रीहेंड करने में उसको प्रॉब्लम होती है, कि वो समझ नहीं पाता कि सुन के वो क्या बोला जा रहा है, वो उसको नहीं समझ पाता। आपने कुछ बोला तो वो बच्चा ये समझने में बहुत समय लगाएगा कि आपने उससे क्या बोला है, वो सुनकर उसको समझने में प्रॉब्लम होती है अफेजिया में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? उसको पढ़ने में समस्या आ रही है। तो क्या है? ये दूसरा डिसलेक्सिया है उसको। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने में प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया है पढ़ने में प्रॉब्लम, जैसे 6 लिखा है तो 9 पढ़ेगा, 100 लिखा है तो वॉस पढ़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और डिसकैल्कुलियम क्या होता है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। अफेजिया में क्या होता है? जो हम बोलते हैं उसको समझने में से प्रॉब्लम होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि बच्चों को कुछ कहानियां सुनाइए या कुछ कहानियां वो पढ़ें, उसके आधार पे आप क्या कीजिए? कुछ भाषाई एक्टिविटी कीजिए, मतलब भाषा से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कीजिए। तो वो महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा कहानी को शब्दशः दोहराना। मतलब हम क्या करें? बच्चे जो पढ़ लिए या जो कहानी वो सुन लिए हैं उसको फिर शब्दशः मतलब डिक्टो उसको दोहराना। दूसरा ऑप्शन है हमारा कहानी के पात्रों के नाम बताना। आप क्या कीजिए? बच्चों से बोलिए कि आप कहानी के पात्रों का नाम बताइए, ये है। तीसरा ऑप्शन है कहानी का शीर्षक बताना। मतलब आपने एक कहानी बच्चे को पढ़ाई या सुनाई, अब आप बच्चों से बोलिए कि आप इस कहानी का कोई अच्छा सा शीर्षक बताइए। चौथा ऑप्शन है हमारा कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। तो ये कि कहानी पर प्रश्न निर्माण कीजिए और फिर उससे बच्चों को बोलिए कि इसमें प्रश्न निर्माण करके आप पूछिए। तो कौन सा सबसे अच्छा होगा? जिसके आधार पर बच्चे जो है बहुत अच्छे से सोच विचार करके चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे। कहानी को शब्दशः दोहराना तो ये रटने सी बात हो गई, तो और रोट लर्निंग को हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है, तो ये तो गलत हो गया। कहानी के पात्रों का नाम बताना, तो कहानी के पात्रों का नाम बताना तो बहुत आसान सी बात है, वो बच्चे बता लेंगे। कहानी का शीर्षक बताना भी इसमें भी बच्चा जो है ज़्यादा नहीं सोचेगा, मतलब ज़्यादा उसको अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करने का अवसर नहीं प्रदान कर रहा है, ये भी नहीं सही है। कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, मतलब उसने जो कहानी पढ़ी या सुनी है अब उस पर वो प्रश्न निर्माण करेगा तो जाहिर सी बात है उसको चिंतन करने का मौका मिलेगा, उसको वो पार्टिसिपेशन का उसको मौका मिलेगा, उसको एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो है एक्टिव हो जाएगा,
वो सोचेगा, विचार करेगा कि हम कैसा प्रश्न बनाएं इस स्टोरी के पीछे। तो इसमें क्या है, बच्चा एक्टिव हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब आपको इसमें बताना है कि ये कौन सी विधि है या कौन सा मेथड है जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है जांच सूची, चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं कि हम बोल खुद को अभिव्यक्त कर पाए, यही सबसे अच्छा होता है कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना चाहिए कि बच्चा खुद को अभिव्यक्त कितना कर पा रहा है, जो भी वो उसके अनुभव है उसको वो बता पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो उतने उसके पास शब्द है कि नहीं है खुद को अभिव्यक्त करने के, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लिखित परीक्षा, हम प्राथमिक स्तर पर बच्चे को लिखित परीक्षा के द्वारा उसका आकलन नहीं कर सकते। जांच सूची से भी नहीं, भाषा का हमको भाषा का आकलन करना है, साक्षात्कार से भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पोयम के संदर्भ में या कविता के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है भावपूर्ण पठन, दूसरा ऑप्शन है व्याख्या, तीसरा ऑप्शन है अलंकार, चौथा ऑप्शन है छंद। तो आपको बताना है कि कविता के माध्यम से कविता में के संदर्भ में क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम उसका उसको भावपूर्वक तरीके से पढ़ सकें। भावपूर्ण पठन क्या, क्योंकि भाई कविता में क्या होता है, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, छोटी सी लाइन में ही में बहुत सी बातें, बहुत सी भावनाओं, इमोशंस का वो एक पैकेज होती है समझ लीजिए। तो उसका जिस लय में वो है उसी लय में पढ़ना, बच्चों को उसकी भावनाओं के बारे में उसी तरह पढ़ाना। जैसे एक है सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इस तरह से क्या है कि बच्चों की जो पूरी भावना है उसको अच्छा से जिस भावना के साथ वो लिखा गया है, जिस खुशी के साथ उस लिखा गया है उसको अभिव्यक्त करना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम कविता के बारे में पढ़ते हैं किसी कविता को। व्याख्या करना तो उतना अच्छा नहीं है, अलंकार और छंद के बारे में बच्चे अभी उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें प्राथमिक स्तर के बच्चों को देखना है। तो इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भावपूर्ण पठन। तो कौन सा ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।